आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। सभी साथियों को जोहार। आज 9 अगस्त 2020 को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। मैं डॉक्टर संतोष कुमार सोनकर बांस एक साहित्य मंच के प्रथम लाइव कार्यक्रम में सभी अतिथियों और श्रोताओं, दर्शकों और सभी देशवासियों का तहे दिल से अमरकंटक की धरती से, गोंडवाना की धरती से स्वागत करता हूं। आज के आदिवासी साहित्य और संस्कृति विषय पर परिचर्चा में हमारे साथ हैं श्री महादेव टुप्पो जी झारखंड से, श्री मयंक कुमार श्याम मध्य प्रदेश से, सुश्री कविता कर्मकार आसाम से। मैं मुख्य अतिथि श्री महादेव टुप्पो जी और दोनों वक्ताओं श्री मयंक कुमार श्याम, सुश्री कविता कर्मकार जी का बांस एक साहित्य मंच की ओर से नर्मदांचल से स्वागत करता हूं। साथियों, मैं बांस की यात्रा का थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा। आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांस एक साहित्य मंच की शुरुआत मैं डॉक्टर संतोष कुमार सोनकर, सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी और विदेशी भाषा विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक, डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप, हिंदी विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक, डॉक्टर प्रवीण कुमार, हिंदी विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक, डॉक्टर विनोद सेन, अर्थशास्त्र विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक, श्री भास्कर वर्मे, रोहित मरावी, मोहन मीणा इत्यादि सदस्यों के साथ 2019 में किया था। शुरू के दौर में हम लोग विश्वविद्यालय में स्थित अंबेडकर पार्क में बैठकर अनौपचारिक तरीके से संगोष्ठी किया करते थे, जिसमें कविता पाठ, कहानी पाठ, संवाद, बातचीत और आदिवासी तथा दलित महापुरुषों के जयंतियों पर कार्यक्रमों का आयोजन करते थे। कोविड-19 ने देश में ही नहीं समूचे विश्व में एक संकट की स्थिति को पैदा किया, लेकिन यह सर्वविदित है कि संकट की स्थिति में भी हमें कुछ न कुछ अच्छा मिलता है। कहा गया है कि हर परिस्थितियां अच्छे के लिए होती हैं, हर परिस्थितियां कुछ न कुछ नया जीवन में अनुभव देकर जाती हैं। उसी प्रकार ये कोविड-19 ने भी हम लोगों को वर्चुअल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया। इसके पहले किसी भी कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए हम लोगों को दूर की यात्रा करनी पड़ती थी, तमाम कष्ट झेल कर कार्यक्रमों में पहुंचना होता था और कभी-कभी श्रोता केवल 100 या 50 होते थे। आज इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोगों से न केवल देश के लोग बल्कि विश्व के लोग भी जुड़ रहे हैं। तो भारत पहली बार अपनी वर्चुअल शक्ति को एहसास किया है और आज इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग अपने अपने घरों में बैठकर आदिवासी साहित्य और संस्कृति नामक विषय पर चर्चा करेंगे। देश और विदेश के श्रोताजनों को, आदिवासी हितैषियों को और आदिवासी समर्थकों को अपनी अपनी बातों से रूबरू करवाएंगे। आज के इस कार्यक्रम में मैं बांस साहित्यिक मंच से जुड़े सभी साथियों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम में परिचर्चा की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज पूरा विश्व आदिवासी दिवस को हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। आदिवासी भारत में एक सांस्कृतिक पहचान है जो तमाम बदलते परिवेशों के साथ भी अपनी सांस्कृतिक धरोहर को
बचाए हुए हैं और सतत संघर्षशील हैं कि उनकी अस्मिता, उनकी पहचान, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति बची रहे और अविरल चलती रहे। मैं जिस क्षेत्र में बैठकर बात कर रहा हूं, यह गोंडवाना भूभाग है। गोंड जाति बहुतायत मात्रा में यहाँ पर निवास करती हैं। साथ ही साथ बैगा जनजातियां भी हैं, बैगा जनजाति भी है, सहरिया हैं, अन्य जनजातियां भी निवास करती हैं। यहाँ पर आने के बाद, नौकरी ज्वाइन करने के बाद मैं जनजातीय संस्कृति से रूबरू हुआ और मैंने 2016 में एक आदिवासी साहित्य और दलित साहित्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी के बाद दलित साहित्य और आदिवासी साहित्य पर 2 पुस्तकों का मैंने संपादन भी किया। अभी हाल ही में मैंने महादेव टुप्पो जी, जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं, उनके कविता संग्रह जंगल पहाड़ के पाठ का अनुवाद किया। इस क्षेत्र में प्रधान जो गोंड जनजाति की एक उपजाति है, पेंटिंग की कला में महारत हासिल किया है। प्रोफेसर टीवी कट्टीमनी जी अपने कुलपति के कार्यकाल में विश्वविद्यालय में प्रधान पेंटिंग, जो मुख्य रूप से गोंड पेंटिंग के नाम से जानी जाती है, का दीवालों पे चित्रकारी करवाया और उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि प्रधान पेंटिंग या गोंड पेंटिंग पर किताब मैं लिखूं। और मैंने एक गोंड पेंटिंग पर एक किताब की रचना की, जो अभी छप नहीं पाई है, छपने की प्रक्रिया में है। तो मैं पुनः सभी अतिथियों का और देश नहीं विश्व के सभी जनजातीय प्रेमियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के आदिवासी साहित्य और संस्कृति के कार्यक्रम में, जो बांस एक साहित्यिक मंच के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे साथ 3 महान विभूतियां जुड़ी हुई हैं जो आदिवासी साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में महारत रखती हैं और देश के 3 प्रदेशों से जुड़े हुए हैं। सभी आदिवासी समुदाय से हैं। वक्त है आज उनको सुनने का, कि हम लोग उनको सुने, अपनी बातें रखें, वो क्या कहना चाहते हैं इसको सुने। तो दोस्तों, मैं आमंत्रित करूं अपने मुख्य वक्ता को। इससे पूर्व मैं उनका परिचय कराना चाहता हूं। हालांकि वो एक ऐसी हस्ती हैं जो परिचय के मोहताज नहीं हैं। देश ही नहीं, विदेश के साहित्य प्रेमी, आदिवासी प्रेमी भी उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। फिर भी एक औपचारिकता मैं निभाता हूं। महादेव टुप्पो जी का जन्म 1954 में रांची में हुआ। उन्होंने एक कविता संग्रह जंगल पहाड़ के पाठ की रचना की। आप झारखंड से आते हैं और रांची में वर्तमान में आपका निवास स्थान है। आप उरांव समुदाय से हैं। आपने तमाम पत्र पत्रिकाओं में अपने कविताओं, लेखों को प्रकाशित किया है। आपको तमाम सम्मान, जैसे बिरसा मुंडा सम्मान, झारखंड इंडिजिनस पीपल्स फोरम द्वारा सम्मान, इत्यादि इत्यादि सम्मान मिला है। आपने फिल्म की दुनिया में भी काम किया है। आपकी कविताओं का अनुवाद जर्मनी, मराठी, असमिया, संताली, संस्कृत इत्यादि भाषाओं में भी हुआ है। अभी हाल ही में कविता संग्रह का अनुवाद अंग्रेजी में भी हुआ है, जो संभवतः 15 अगस्त तक प्रकाशित हो जाएगा। तो इस तरह आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में अपनी बात रखेंगे महादेव टुप्पो जी। मैं उनको आमंत्रित करूंगा उनकी एक कविता के साथ, जो आज के दिन पर बहुत ही सार्थक है और उसका शीर्षक है जंगल का कवि। कविता का मैं पाठ करूंगा। जब जंगल की
सारी विद्रोही आवाजों को, जंगल के पेड़ों के हरेपन को, हरे भरे सीना तान पहाड़ों पर, घाटियों में उगने लहराने की उनकी आकांक्षाओं को महुए की बोतल में डुबोने की हो साजिश, इस जंगल का कवि रहेगा भला कैसे चुप। वह धनुष उठाएगा, प्रत्यंचा पर कलम चढ़ाएगा, साथ में बांसुरी और मादर भी जरूर बजाएगा। इन्हीं आपकी इस कविता के साथ मैं बांस एक साहित्यिक मंच की ओर से स्वागत करता हूं। आपके मुख्य अतिथि वक्तव्य के लिए सर श्री महादेव टोप्पो जी, आपका स्वागत है। सोनकर जी, और ये बांस एक साहित्यिक मंच, अंक जी हमारे भोपाल से, और जितने भी हमारे दोस्त लोग हैं जो भी सुन रहे हैं, उन सभी को सबसे पहले तो मैं आज जो विश्व आदिवासी दिवस है इसके लिए बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि ये सिर्फ आदिवासी दिवस नहीं है, ये प्रकृति को, धरती को, मनुष्य को, मनुष्यता को बचाने का भी एक अभियान है विश्व दिवस। लेकिन कई बार उसको लोग आदिवासी संदर्भों में भी देखते हैं, तो मैं इसके बारे में अभी और मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को धन्यवाद और शुभकामनाएं। और सबसे पहले मैं बिरसा मुंडा जी के एक जो गीत है जिसका कि हिंदी अनुवाद में है यहाँ पर, डॉक्टर कुमार सुरेश की छपी थी, उसको पढ़ूंगा, उसके बाद फिर मैं अपनी बातें कहूंगा। तो ये जब उलगुलान हो रहा था, तो जमींदारों और अंग्रेजों से जो संघर्ष बिरसा मुंडा जी के चल रहे थे, उस समय ये गीत गाए जाते थे। और ये कुमार सुरेश सिंह जो हैं, वो किताब लिखने के प्रेरणा उनको इस तरह मिली कि वो एक बंगलों में रुके हुए थे, तो रात को उनको एक गाना सुनाई पड़ा, मतलब आदिवासियों का, मुंडा आदिवासियों का। तो गाना इतना उनको आकर्षक लगा, इतना गंभीर चिंतन, उसके आवाज में एक अजीब सा आकर्षण और अजीब सा दर्द उनको एहसास हो रहा था। तो वो सवेरे उठे और पूछे कि भाई रात को कहाँ गाना बज रहा था, तो गाना गाया जा रहा था, वो गाएंगे। तो वो फिर वहां गए, और आदिवासी जो बारे में कहा जाता है कि भाई ये विकास विरोधी है, ये एक छवि बना दी गई है। तो इस संबंध में इतना ही कहूंगा कि आदिवासी विकास के विरोधी नहीं है, वह उसे भी विकास चाहिए। लेकिन क्या है कि ये जो आज की सभ्यता और तकनीक और ये जो विकास की सिद्धांत ने ये जो आदमखोर, मेरी बात को, आदमखोर, धरतीखोर और ये जो मुनाफाखोर जो ये विकास का सिद्धांत तय किया है, उससे आदिवासी को तकलीफ है। वो नहीं चाहते कि ये धरतीखोर विकास है ना, ये आदमखोर विकास नहीं चाहिए। ये इसीलिए वो ऐसा विकास चाहता है कि जो सभी के लिए सम्मान हो, सभी के लिए आदर हो, कोई उजड़े नहीं, कोई बिछड़े नहीं अपने धरती से, अपने लोगों से। तो वो एक ऐसा संतुलित विकास चाहता है। तो वो विकास की लगता है कि जो वो चाहता है उसको व्यक्त नहीं कर पाता है, और ये तमाम लोग जो उसके विरोधी शक्तियां हैं, जो इस धरती से हमेशा जो मुनाफा या अपना जो कुछ भी कमाना चाहती हैं, वो उस पर एक ऐसे दबाव डालती हैं कि, और उसे बदनाम करती है, उसके संसाधनों को, उसके जल जंगल जमीन को लूटने के लिए। तो ये बात है। तो इसके लिए ये जो हमारा जो है आदिवासी समाज, आज से नहीं, हमारे झारखंड में जब से अंग्रेज आए तभी से वो इसका विरोध करता रहा है। और जब से यहाँ अंग्रेज आए, मतलब 1780 के आसपास से हमारा जो झारखंड है अंग्रेजों के कब्जे में आया। लेकिन जब से उनके पास, उसके पहले एक व्यवस्था थी कि वो यहाँ के राजाओं को वो कर नहीं देता था, वो कभी कभी उन लोगों को दे देता था। लेकिन ये जो अंग्रेज आए थे, वो उनको तो कमाने के लिए आए थे, और वो हमेशा चाहते थे कि उनका मुनाफा हो,
इसलिए उन लोगों ने आदिवासियों पर भी जो कर डाला, जिसके मतलब टैक्स डाला, जबरन टैक्स डाला, जिसके कारण से क्या है कि आदिवासियों ने उसका विरोध किया। और जो उनके पास रुपये नहीं थे, उसके पास बार्टर सिस्टम था, यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली थी। तो अंग्रेजों के आने से है ये जो पैसे की अवधारणा विकसित हुई और उनके ऊपर एक नई तरह की व्यवस्था डाली गई। इसके प्रतिरोध में 1830 आसपास बुद्धू भगत, हमारे हो विद्रोह, कोल विद्रोह वगैरह सब बहुत सारे हुए और ये उसके बाद एक निरंतर प्रक्रिया बन गई। और तब से आदिवासी आज तक है कि उसकी समस्याओं को या उसकी बातों को आजाद भारत में भी नहीं समझा गया। ये बड़े दुख की बात है कि संविधान में बहुत सारे प्रावधान रखे गए, उसके लिए बहुत सारे व्यवस्थाएं की गई, लेकिन उनको सही ढंग से लागू नहीं किया गया, है ना। उसके लिए जब भी वो उसने आग्रह किया, निवेदन किया, तो उसका लोगों ने प्रतिकार किया और उसे गलत साबित करने की कोशिश की। तो यही जो संघर्ष है वो अंग्रेजों के, ये बातें अपने बहुत संक्षेप में कर रहा हूँ कि वो संघर्ष जो है नासमझी की समझ है या मिसअंडरस्टैंडिंग की समझ है, वो लगातार चल रही है। हमारी बातों को नहीं समझा जा रहा, आदिवासी के मुद्दों को, उनकी समस्याओं को, उनकी भावनाओं को जमीनी स्तर पर नहीं समझने के कारण से ये जो है चल रहा है। और इसलिए सिद्धू कानू हो, बिरसा मुंडा जी हों, वीर बुद्धू भगत जी हों, जतरा भगत जी हों, या आपके बस्तर में या हमारे नॉर्थ ईस्ट में या पूरे हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि आदिवासियों ने संघर्ष किया है अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये जो प्रक्रिया है अभी तक चल रही है। और ये जो यहाँ जो झारखंड आंदोलन चला, तो उसी समय से ये नए साक्षर लोग जो साक्षर हुए, उन लोगों ने कविताएं लिखना शुरू की। और ये जो प्रतिरोध के गीत, तो यह कहिए कि जो अपने हकों की लड़ाई, जैसे मैंने बताया कि बिरसा मुंडा के गीतों में भी वो शुरू हो चुके थे। और वो उस समय की परिस्थितियों को या जो भी विडंबना है, उनका दुख दर्द है, उनकी आशाएं आकांक्षाएं हैं, जो विडंबनाएं हैं, उनको वो अपनी गीतों में व्यक्त कर रहे थे। और जैसा कि मैंने बताया कि वो जो डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह, उनके एक गीत सुनकर ही उन्हें प्रेरणा मिली कि वो बिरसा मुंडा को समझे। और इसी के बाद उन्होंने इन द डस्ट हैंगिंग द हैंगिंग डस्ट इन द स्टॉर्म नाम की किताब 1966 में लिखी, जिसके आधार पर महाश्वेता देवी ने अरण्य अधिकार उपन्यास लिखा। और ये आधुनिक काल में जो है आदिवासियों को फिर से समझने की एक प्रक्रिया शुरू हुई और आधुनिक संदर्भ का साहित्य लिखा जाने लगा। तो इसकी शुरुआत लगभग 80 से होती है, लेकिन उसके पहले उसी के आसपास होती है। उस समय हमारे झारखंड में रामदयाल मुंडा जी आ गए थे 81 में। और यहाँ पर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग खुल चुका था। उसके हिसाब से जो आदिवासी भाषाएं चल रही थी, और हमारे कुछ बुद्धिजीवी थे, आदिवासी बुद्धिजीवी मंच बन गया था। उसके माध्यम से साहित्य, संस्कृति, कला के बारे में एक नई तरह की सोच पनपने लगी थी। और वो झारखंड आंदोलन का प्रभाव भी इस पर पड़ रहा था। तो ये पूरे झारखंड में ये जो है आदिवासी साहित्य या इसकी बातें जो हैं वो खुलकर लिखी और बोले जाने लगे थे। लेकिन वो साहित्यिक चीजों पर ये 90 के बाद उभरता हुआ दिखता है। 90 के बाद कई सारे कवि हैं, कविताएं हैं, वो सब धीरे धीरे आने लगते हैं, उपन्यास आते हैं आदिवासी जीवन पर, है ना। और धीरे धीरे 2000 आने तक क्या है कि पूरे भारतवर्ष में एक छोटी तस्वीर बन जाती है आदिवासी साहित्य के बारे में। और 2000 के बाद से अब तक है कि कई सारे संगोष्ठियां अलग अलग संस्थाओं द्वारा पूरे हिंदुस्तान में आयोजित की गई हैं और लगातार ये चल रहा है। तो मैं इतने बारे में बोलूंगा। और अपनी कुछ कविताएं और ये जो आजकल जो कविताओं का स्वर क्या है उसकी बातें मैं कहना चाहूंगा। तो
अभी नए कविताओं में जो खास करके जो है अनुज लुगुन जी हैं, अनुज लुगुन की एक कविता संग्रह ये है, बाघ और सुगना मुंडा की बेटी। ये इसमें पूरे जो आदिवासी जीवन दर्शन को, उसके चीजों को बहुत ही व्यापकता से समझने की कोशिश की गई है। तो मैं कुछ कुछ इसकी पंक्तियां यहाँ से सुनाऊंगा अनुज लुगुन के, इसके बाद में अपने भी सुनाऊंगा। तो उसकी इस वक्ता से एक सुना रहा हूं, एक अंश सुना रहा हूं। ये लंबी कविता है। सहजीविता की समझ ही ज्ञान है, संवेदनाओं अनुभूतियों की पहचान ही ज्ञान है। ज्ञान प्रतिस्पर्धा नहीं, प्रेम सिखाता है। प्रकृति और मनुष्य, मनुष्य और प्रकृति की सहजीविता समूह में संभव है, इसे सींचना पड़ता है। अब यह तुम सबका दायित्व है कि इसका बीजारोपण आगामी पीढ़ी में करो। इसकी अगली पंक्ति है, ज्यों ज्यों इसके बीज अंकुरित होंगे, पुष्पित होंगे, फलित होंगे, त्यों त्यों बाघ पर अंकुश लगेगा और तभी रोग निवारण के लिए औषधियों का अस्तित्व रहेगा। उसी के अस्तित्व से नियंत्रित होंगे प्राकृतिक बाघ। ये अनुज लुगुन की कविता है, जिसमें उन्होंने जो आप प्राकृत बाघ और अप्राकृत बाघ उसके बारे में चर्चा की है। और ये पूरे जो आदिवासी जीवन दर्शन या जो समाज की बातें हैं उसको इस कविता में उन्होंने कहने का प्रयास किया है। तो वहां से मैंने सिर्फ थोड़ी सी कुछ पंक्तियां उठाई हैं। इसकी कुछ और वो अपने देखो समाज को, या जो शोषक समाज है उसको सचेत करते हुए भी एक जगह लिखते हैं, सुनो सुनो देखो, दुनिया से अलग रही है हमारी सहजीवी व्यवस्था। श्रम के शोषण के नहीं, उसकी सामूहिकता के कर्णधार हैं हम। तो ये इसमें यहाँ पर जो बात है सहजीविता और एकजुटता है, और उसकी बात प्रकृति के साथ, धरती के साथ, हर सारे लोगों के साथ जो एकजुटता है उसके संबंध में इसमें ज्यादा बात कही गई है। दोस्तों, मैं क्या हुआ कि ऊपर से नीचे आते हुए कुछ किताबें जो है वो छूट गया, यह व्यवधान आने की वजह से। इसलिए और एक किताब जो है वो, जो मैं आपको कविता सुनाना चाह रहा था अनुज लुगुन की, वो मेरे पास नहीं है। तो मैं उनकी दूसरी कविता जो है मैं आपको सुनाता हूँ। ये उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है अनुज लुगुन की, अघोषित उलगुलान। इस कविता पर उन्हें भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार भी मिला था। तो इसकी कुछ पंक्तियां मैं पढ़ूंगा। वे जो शिकार खेला करते थे निश्चिंत, जहर बुझे तीर से, या खेलते थे रक्त रंजित होली, अपने स्वत्व की जांच से खेलते हैं शहर के कंक्रीट ये जंगल में जीवन बचाने का खेल। शिकार शिकारी शिकार बने फिर रहे हैं शहर में, अघोषित उलगुलान है, लड़ रहे हैं जंगल, लड़ रहे हैं ये नक्शे में घटते अपने महत्व के खिलाफ, जनगणना में घटती संख्या के खिलाफ, गुफाओं की तरह टूटती अपनी ही जिजीविसा के खिलाफ। तो ये एक देखिए वो जो दर्द है आदिवासी समाज की, और उसको
इसमें यहाँ पर कहने की कोशिश की है। और उनकी एक अगली कविता है, अच्छा, इसकी एक अगली पंक्ति है। बोलते हैं बोलने वाले केवल सियासत की गलियों में, आरक्षण के नाम पर बोलते हैं लोग केवल उनके धर्मांतरण पर। चिंता है उन्हें उनके हिंदू या ईसाई हो जाने की, यह चिंता नहीं कि रोज कंक्रीट के ओखल में पिसते हैं उनके तलवे, और लोहे की ढेंकी में उठती है उनकी आत्मा। ये अनुज लोगन की कविताएं हैं, जिन्होंने आज की जो विडंबना है, हमारी सामाजिक विडंबना, उसको बहुत ही तीखे शब्दों में, बहुत ही आक्रोशित शब्दों में कहने का प्रयास किया है। इसके साथ दोस्तों मेरे पास और भी कई सारी कविताएं संग्रह है, लेकिन मैं उन सभी को नहीं सुनाऊंगा, और मैं अपनी कुछ कविताएं आपके लिए सुनाना चाहता हूं। तो अपनी कविताओं के बारे में कहते हुए यही कहूंगा कि मुझे क्यों लिखने की इच्छा हुई। इसलिए लिखने की इच्छा हुई कि जब मैंने अखबारों में या पत्रिकाओं में देखा कि जो लोग हमारे बारे में लिख रहे थे, जो भी, तो वो बहुत सारी गलत चीजें लिखते थे। और मैं देख रहा था कि हमारे जो आदिवासी भाई है वो समर्थ होते हुए भी नहीं लिख रहे थे, वो कुछ सीमित पत्रिकाओं में लिख रहे थे, और जो जिसे आज की मुख्य धारा या की बात कही जाती है, जो बड़ी पत्रिकाएं और दूसरी पत्रिकाओं में वो नहीं लिख रहे थे। तो मेरी इच्छा थी कि मैं उस जो सीमित एक खास घेरे में जो आदिवासी अपनी बातें कह रहे थे, उससे मैं बाहर निकलूं, उस धार्मिक घेरे से, और पूरे समाज के लिए अपनी बातें कहने का प्रयास करूं, ऐसी मेरी इच्छा रही। इसलिए मैंने लिखने का प्रयास किया और धीरे धीरे अपनी बातें कहें। लेकिन मुझे शुरू में नकारा गया, बोले कि क्या आदिवासी लिख रहे हो, ये बातें कही गई। और फिर अभी मैं लिखता गया, धीरे धीरे कई लोग मिलते चले गए, कई दोस्त लोग। उसके बाद मेरी एक आदत थी कि मैं जितने भी बड़े बड़े अखबार थे जहां भी आदिवासियों के बारे में कुछ भी छपता था, अगर अच्छा लगता था तो मैं उन्हें बधाई देता था, और अगर उसमें कुछ अच्छी बातें आदिवासियों के खिलाफ या गलत बातें लिखी होती थी तो मैं उसका विरोध करता था। ये मैं 75 से लगभग 2000 तक ये मैं काम लगातार करता रहा। आजकल चूंकि फोन की सुविधा हो गई है, इंटरनेट की सुविधा हो गई है, तो वो बातें मैं उनको बोलता रहता हूँ। लेकिन आज भी ये बातें मैं करता रहा हूँ कि जो भी आदिवासियों के बारे में या बातें गलत कही या अच्छी बातें कही जा रही है, उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया देता रहता हूँ। इसमें एक कविता जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा, इसमें जो कविता का शीर्षक है, आप क्यों हंसते हैं। तो ये अपने कड़वे अनुभव के व्यक्त कर रहा हूं मैं। आप क्यों हंसते हैं। आप क्यों हंसते हैं देखकर हमें, कम कपड़े पहनते हैं इसलिए, काले दिखते हैं इसलिए, जंगल बीच गांव में रहते हैं इसलिए, आपकी तरह लिख पढ़ नहीं पाते इसलिए, आप क्यों हंसते हैं। आइए आइए यहां आइए, जंगल का कौन सा पत्ता है यह, कौन सा पेड़ है यह बताइए, जानिए फुटकल भी दवाई है, रानू बनाते बूटियां भी, और भी अनेक ऐसी ही जंगल में है औषधियां, और भी है अनेक ऐसे ही जंगल में औषधियां, क्या आप बता सकते हैं यह, पत्ते इनके देखकर या जड़ें इनकी सूंघकर, रात को तारे देख बता सकते हैं हम सबई, मकड़े चींटी को देखकर गतिविधि बता सकते हैं कब होगी बारिश या बदलेगा कब मौसम,
बचा सकते हैं जान भी सुनामी से, जैसे बचे रह गए थे अंडमान में। आपका तो कंप्यूटर भी बता नहीं पाता मौसम का सही हाल, तो बताइए किस बात पर हंसते हैं आप? मड़वे की काली रोटी खाते हैं इसलिए, लताएं कंदमूल पत्ते जंगल के खाते हैं इसलिए, खाने लायक मांस खाते हैं इसलिए? हंसो हंसो हंसो, लेकिन हमें बताओ, आप हमसे बेहतर खाते हैं और रहते हैं, बेहतर घरों में रहते हैं, तब भी आपका और हमारा खून लाल क्यों है? आप भी मरते हैं, हम भी मरते हैं, जलकर या गलकर इसी धरती में समा जाते हैं, तब भी मेरे भाई आप मुझ पर हंसते क्यों हैं? तो दोस्तों ये एक कविता थी। दूसरी छोटी कविता है, सुना रहा हूं, ये रूपांतरण। जब तक थे वे जंगलों में मांदर बजाते, बांसुरी बजाते, करते जानवरों का शिकार, अधनंगे शरीर वे बहुत भले थे। तब तक उनसे अच्छा था नहीं दूसरा कोई नजरों में तुम्हारी। 26 जनवरी को राजधानी के मार्गों पर नाचने तक लगते थे वे तुम्हें बहुत भोले भाले, परंतु अब वे तुम परंतु अब वे नजरों में तुम्हारे हो गए हैं बुरे, उग्रवादी, आतंकवादी, दिग्भ्रमित, बुद्धिहीन और ना जाने क्या क्या। हाँ हाँ, उनमें आ गई है अब एक बुराई, वे कुछ कुछ सोचने लगे हैं, कुछ कुछ बोलने लगे हैं, कुछ कुछ मांगने लगे हैं। तो ये एक कविता है, और छोटी छोटी कविताएं सुनाऊंगा। और ये एक जो मेरा आक्रोश है, जो चूंकि आज विश्व आदिवासी दिवस है, तो मुझे लगता है कि ये धरती का दर्द है, प्रकृति का दर्द है, इसको लोग नहीं समझते हैं। तो इसके संबंध में मैंने 2013 में एक कविता लिखी थी। ये अभी ज्यादा लंबी नहीं है, मैं इसको भी सुनाना चाहूंगा। तो हालांकि इस कविता का शीर्षक है कविताएं मेरी ना पढ़े। तो एक्चुअली जब हमने लिखना शुरू किया था तो लोग कहते थे कि भाई क्या आदिवासी आदिवासी लिखते हो, क्यों ऐसे करते हो, जब वो आज कहते थे। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है कि वो आज से जो बात कहते थे वो आज ही वो उस बात को समझने लगे हैं। पिछले दिनों एक दोस्त ने कहा कि भाई टुप्पो तुम्हारी बहुत याद आए। तो बोले क्यों? तो वो बोले कि आ, इस बार गर्मी में मेरे कुएं में पानी खत्म हो गया, तो मैं क्यों याद आया? तो बोला कि नहीं, तुम बोलते थे जल जंगल जमीन बचाओ, तो वो बात मेरी याद आई, और ऐसा कह के उस चीज उसको उनको स्वीकारा। तो इसी तरह की कुछ घटनाएं अब हमारे लोगों को भी ज्यादा महसूस हो रही है। तो उसी आक्रोश को मैं यहाँ पर मैंने व्यक्त करने की कोशिश की है। तो शीर्षक है कविताएं मेरी ना पढ़े आप। अगर आप अगर आप पहाड़ों को एक कोण से, एक विशेष दृष्टिकोण से देखने के हैं अभ्यस्त, वहां के पेड़ों, लताओं, फूल पौधों, औषधियों, वनस्पतियों, नदियों, झरनों, पशु पक्षियों, तितलियों, कीट पतंगों को मानते हैं जंगल, वहां के लोगों को अभयारण्य का पशु, उन्हें देखने की अपनी स्थिति में कर नहीं सकते कोई परिवर्तन। मेहरबानी कर मेरी कविताएं ना पढ़े तब आप। इससे इससे लग सकती है चोट दिल को, दिमाग को। हो सकता है पहुंचे हो सकता है पहुंचे ठेस तुम्हारी आत्मा को। बात जो आप सुनना चाहते हैं मेरे कवि मन से, सुन नहीं सकते अब इन पंक्तियों में। चाहते हैं देखना जो आप शब्द चित्र, वह इन शब्दों में दिखेगा नहीं। आवाजों की वह तस्वीर दिखेगी नहीं, जो चाहते हैं देखना सुनना। क्योंकि क्योंकि ये आवाजें, ये ध्वनियां और प्रतिध्वनियां
तुम्हारे शब्दकोशों से जुदा हैं, अलग हैं, तुम्हारी आंखों कानों के लिए अपरिचित हैं, तुम्हारी तुम्हारी संवेदनाओं के राडार से बाहर हैं, उनकी उनकी पकड़ से, उनके दायरे से बाहर हैं, तुम्हारे सभी ज्ञान इंद्रियों की पहुंच से दूर हैं। ना निकाल लें इसका मतलब कुछ और आप जैसा अब तक करते आए हैं, मेहरबानी कर इसीलिए कविताएं मेरी ना पढ़े आप, पहाड़ों, पेड़ पौधों, जंगल को भी, नदी झरनों को भी आदमी समझे पहले आप, फिर कविताएं पढ़े मेरी आप। तो दोस्तों, इस संबंध में एक चीज प्रसंग बता दूं कि ये जो कविता लिखी इसके बाद में इसकी प्रासंगिकता मुझे तब समझ में आई। मैं तो लिखा ये 2013 में, लेकिन पिछले साल क्या हुआ कि न्यूजीलैंड से एक खबर आई कि न्यूजीलैंड के जो माओरी आदिवासी थे वो 160 साल से, माने 160 ईयर्स से वो वहां की नदी वांगानुई नदी को आदमी का दर्जा देने के लिए संघर्ष कर रहे थे 160 साल से। और वहां की गोरी सरकार या जो सभ्य सरकार कहिए, वो उनकी भावनाओं को नहीं समझ रही थी। जब उसको आज वो संकट, नदियों के जो सारे संकट, सब पर्यावरण और दूसरी सारी बातें जब उनको समझ में आई, तब उसको समझ में आया वहां के लोगों को कि नहीं, ये भाई आदिवासी क्यों वो उसकी मांग कर रहे थे वांगानुई नदी को। तब पिछले साल न्यूजीलैंड सरकार ने वहां के नदी वांगानुई नदी को आदमी का दर्जा दिया, और उसके बाद ही हमारे भारत में गंगा नदी को भी आदमी का दर्जा दिया गया कुछ दिन बाद। तो ये है आदिवासी का संघर्ष कि उसने अपनी बात, उसकी बातों को नहीं समझने का एक ये छोटा सा जीता जागता उदाहरण है। तो और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा और कुछ कविताएं सुना देता हूँ। अगर सोनकर जी अगर बोलें तो कौन सी कविताएं सुनाऊं सोनकर जी, आप बताएं तो मैं वही सुनाऊं। सर, एक कवि की जो रचना होती है उसमें कोई अच्छी कोई बुरी नहीं होती है सर। हर रचना अपने में मौलिक रचना होती है। तो आप जो आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जो जनता जनार्दन को, श्रोताओं को सुनाना चाहें वो आप ठीक है सर। तो ये मूल रूप से मेरी मातृभाषा कुड़ुख में लिखी गई थी ये कविता, तो हालांकि कुड़ुख में नहीं सुना रहा हूँ, ये हिंदी अनुवाद सुना रहा हूँ। इस कविता का शीर्षक है ये प्रजातंत्र में। रोटी तो हम मांगेंगे ही, रोटी तो हम मांगेंगे ही, कटते वृक्षों के साथ चिपकेंगे भी, छिनती जमीन की खातिर देंगे जान भी, मरती अपनी भाषा की खातिर मांगेंगे तुम्हारे अखबार में 2 कॉलम भी, रेडियो टीवी में कुछ घंटे का प्रसारण समय भी। इसीलिए इसीलिए अपनी मातृभाषा में लिख रहा हूँ प्रजातंत्र की कविताएं, अलावा इसके समाचार भी, तुम्हारे टीवी कार्यक्रम के लिए घटना कथा भी, तुम्हारे धारावाहिकों के लिए पटकथा भी। कैमरे के आगे भी खड़ा हूँ, कैमरे के पीछे भी हूँ, कलाकार मैं ऐसा हूँ अपनों के लिए भाषा संस्कृति बचाने के लिए, रोटी के लिए जूझता, जल जंगल जमीन पेड़ बचाता, अल्बर्ट एक्का चौक पर राइफल छोड़, बिरसा चौक पर बंधे हाथ से होकर मुक्त प्रवेश कर रहा हूं अब संसद के द्वार से। मिलूंगा तुमसे जल्द ही अन्य मंचों पर भी, पहाड़ों जंगलों को रुपये की आंखों से देखने की नजरिए को तुम्हारी देता रहूंगा चुनौती, लिखकर बोलकर शब्दों की ऊर्जा भर रहा हूं इसलिए, दिल में, दिमाग में, शरीर के रोम रोम में। तो ये प्रजातंत्र की कविता ये पढ़ी सर, और एक जो बहुत ही इसको लोगों ने बहुत ही पसंद किया था इस कविता को, और ये इतिहास में जो आदिवासियों की या दूसरे समुदाय की जो स्थिति है
उसके संबंध में ये कविता लिखी गई थी, तो ये 1990 में लिखी गई थी। तो 1900 में मेरी चेतना विकसित हो ही गई थी। तो ये होगी रचने होंगे ग्रंथ। तो इतिहास में जो हमारी जो है उपस्थिति को नकारा गया है, हमारे संघर्ष को नकारा गया है, उसी बातों को कहते हुए ये कविता है। रचने होंगे ग्रंथ। इतिहास तुम्हारा इतिहास के पन्नों पर गढ़ा नहीं शब्दों में, ना ही दर्ज हो सका है ग्रंथों में। तुम्हारी विजय गाथाओं और संघर्षों के गवाह, तुम्हारी विजय गाथाओं और संघर्षों के गवाह पेड़ हैं, नदियां हैं, चट्टाने हैं, पुरखों की आत्माएं हैं, ससंदिरी। तो ससंदिरी जो होता है कि ये हमारा जो मृतकों के लिए एक पत्थर है, वो गाड़ा जाता है, उसको ससंदिरी कहते हैं। तो उनका वो प्रतीक चिन्ह है, उनको जाने के लिए। तो ये है तुम्हारी विजय गाथाओं और संघर्षों के गवाह पेड़ हैं, नदियां हैं, चट्टाने हैं, पुरखों की आत्माएं हैं, ससंदिरी हैं, जाहिर थान हैं, तुम्हारे लोकगीत। पर इन सब की गवाही उन्हें नहीं है स्वीकार, इसलिए तुम इतिहास के ग्रंथों में हाशिए पर डाल दिए गए हो या कर दिए गए हो उससे बाहर। इससे पहले कि वे पुनः तुम्हारा अपने ग्रंथों में बंदर, भालू या अन्य किसी जानवर के रूप में करे वर्णन, तुम्हें अपने आदमी होने की खोजनी होगी परिभाषा। उनके सिद्धांतों, स्थापनाओं, मंतव्यों के विरुद्ध, उनके बर्बर वैचारिक हमलों के विरुद्ध रचने होंगे स्वयं ग्रंथ। तो अगर समय होगा, लगता है तो समय लगता है कि ज्यादा 1 घंटा हो गया है। सोनकर जी, अगर आप परमिट करेंगे, और ये एक कविता अंतिम ये जो हम पहाड़ से क्या सीखते हैं, उसके जो प्रसंग में जो 4 कविताएं हैं, उसकी एक या 2 कविता पहाड़ के पाठ। ये तो जंगल और होते, पहाड़ से हम क्या सीखते हैं, तो इसकी 2 छोटी कविताएं मैं सुनाना चाहता हूँ। जरूर सर, जरूर। स्वागत है सर। है? स्वागत है, सुनाइए सर। हाँ, तो ये छोटी कविताएं, उससे जुड़ी 4 कविताएं हैं, लेकिन यहाँ मैं 2 छोटी कविता सुनाऊंगा। शीर्षक है पहाड़ चढ़ते। पहाड़ चढ़ने पर जब डर लगता है कि अब पहुंचे शिखर पर, कि तब पहुंचे शिखर पर, तभी दिखता है एक पहाड़ और उसे पार करने पर मिलता है दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, 5वां। शिखर पर जाने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पहाड़ मनुष्य को बनाता है, इसी तरह धैर्य। तो पहाड़ हमें सिखाता है ये चीज। दूसरा है चुपचाप, और फिर पहाड़ क्या सिखाता है। पहाड़ खड़ा है चुपचाप, निशब्द, निश्चल, स्थिर। आदमी देखता है उसकी ऊंचाई। पहाड़ की खामोश चुनौती स्वीकार कर वह पहाड़ चढ़ता है। चोटी पर पहुंचकर पसीने से तरबतर विजयी होने का सुख पाता है। पहाड़ चुपचाप इसी तरह सिखाते हैं अनेक पाठ। एक लंबी कविता सुनाना चाहता हूँ, मांदर वाला, अगर आप इजाजत दें सोनकर जी। आपके पास समय हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है सर। कितना बज गया है? आज भी 11:20 हो चुके हैं। हाँ, तो ये अंतिम आता हूँ, उसके बाद में चुप रहूंगा, है ना। तो ये मांदर में है, इसमें कुछ शब्द भी आएंगे
और एक शब्द आएगा हेल फुटरा भैया रे मुक्का किचका लग गए। इसका अर्थ होता है कि हमारे यहाँ जो मांदर बजाते हैं तो वो उसके इतना प्यार करते हैं कि उसे अपनी पत्नी की तरह मानते हैं। तो मांदर हमें सिर्फ नाचने बजाने का ये हमारा कोई साधन नहीं है। मैंने इसको बहुत ही बड़े पैमाने में इसको समझने की कोशिश की है। तो मांदर का साथ, तुम कहते हो छोड़ दूं मैं मांदर, भला ऐसे कैसे छोड़ सकता हूं इसे मैं। दरअसल तुम नहीं जानते जीवन का एक एक पल, सांस की एक एक धड़कन, आंसुओं का आंसुओं की एक एक बूंद, प्यार का एक एक क्षण, या खेतों में कुदाल चलाते, हल चलाते, पसीने की एक एक बूंद, अन्न से भरे घर की सारी पूंजी मांदर की थापों से है बंधी। और जीवन की इतनी बड़ी पूंजी जो जादुई दवा की तरह बार बार मिटा देती है शरीर की थकान सारी। इतना बड़ा खजाना, कमाई इतने बड़ी, तुम्हें दे दूं भला कैसे मैं। मेरे भाई, जब तक बदलते मौसम के साथ मांदर के बदलते तालों पर नहीं थिरकोगे, खद्दी करम मागे या बापुरब जतरा में नहीं नाचोगे, चांद के घटते बढ़ते रूपों आकारों के साथ मांदर के बदलते तालों पर बदलते कदमों से कदम नहीं मिलाओगे, साथी नर्तकों के साथ समान आरोह अवरोह में समान लय ताल में गाओगे नहीं गीत, मांदर को नहीं समझोगे। अखड़ा में नाचना कूदना और कभी जोश में पंक्ति से छिटक कर अलग कूदने थिरकने में भी है अनुशासन। इस अव्यवस्था में भी है एक व्यवस्थित लय, जोड़ीदार नर्तकों से जुड़े रहने की ललक, जहां किलकारियां भी हैं संगीत के अंग, मांदर के संग नृत्य के लिए। आगे पीछे उठते कदमों का संकेत मात्र नहीं है और न संगीत का ताल मात्र है मांदर। पहली बारिश में मिट्टी की सौंधी महक है मांदर, बसंत की मादक सुगंध भी है मांदर, हमारे खेत खलिहानों का रक्षक भी है मांदर, अगहन के ठंड में तन में ऊर्जा भरता अंगार भी है मांदर। खुश होकर नाचने मात्र का साधन नहीं है यह, साधारण सा दिखता है यह बजना, साथी है हमारे साथ चलने का, जीने का, चाहे मिट्टी से बनी हो या काठ से। टूटने फूटने पर इसके पत्नी की मौत की तरह लगता है सदमा दोस्तों को हमारे, जब वे गा उठते हैं खेल खुटरा भैया रे मुक्का कच्चा लखा लग गई। दुख आने पर मांदर दिखाता है हमदर्दी, दुखती रगों पर जब अपनी धमक का रखता है हाथ, नस नस में बहने लगता है परब जैसा आनंद की लहर। जीवन है, भाषा है, सांस है, गीत है, हिम्मत है, सपना है, आशा है, पुरखों के संघर्ष की प्रेरणा है, विरोध और असहमति का गर्जन भी है, एकजुट होने का संदेश भी है, उलगुलान का जोश भी है, शांत रहने का होश भी है। पसीनों से नहाए देह की पवित्र गंध, हरे खेतों धान भरे खलिहानों का सपना इसके तालों में है समाहित, धरती से जुड़ी अंतरंगता हमारी, इतिहास का अधखुला पन्ना भी है मांदर। जाहिर है इन सबको करोगे नहीं अनुभव, ना मांदर को समझोगे ना जीवन को मेरे। स्पष्ट है मुझे भी नहीं समझोगे, करते रहोगे घोषित खुद को असभ्य और मुझे असभ्य या हाशिए का आदमी।
लेकिन हम गाते रहेंगे मांदर की थाप पे धरती के सांसों के गीत, धरती की हरियाली के गीत, कोयल, कारो, दामोदर, सोनरेखा, नर्मदा की मुक्ति कामना के गीत, सरई फूलों की पवित्रता के साथ, सिंदूर बनी धरती के पलाश के लाल फूलों के साथ, नदियों के कलकल लयबद्ध तालों के साथ, पहाड़ के ठंडे शांत हवाओं के साथ बार बार गाते रहेंगे, बार बार गाते रहेंगे। कलम में धार लाने के गीत, जीवन को संवारने के गीत, अपने गांव से लेकर देश दुनिया को बेहतर बनाने के गीत मांदर के साथ। तो सोनकर जी और कविता जी और मयंक जी, मैं इतने ही कहूँगा अपने बातें। और चूंकि ये डिस्टर्ब हो गया, जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से डिस्टर्ब हो गया, तो कुछ जो है जरा स्थान परिवर्तन की वजह से कुछ चीजें जो व्यवस्थित थी वो अव्यवस्थित हो गई। और कुछ बातों को मैं जो जिस तरह से सिलसिलेवार कहना चाह रहा था, वो कहीं पर उसमें थोड़ी सी व्यवधान आ गया, व्यवस्था आ गया। तो फिर भी मैंने अपनी बातें कहने की कोशिश की। और पुनः आप लोगों को और ये जो बांस एक साहित्यिक मंच के आयोजन के लिए दिनकर जी और उससे जुड़े हुए जो भी हमारे उनके जो साथी हैं वहाँ उनके विश्वविद्यालय में, चाहे हिंदी विभाग के, अंग्रेजी विभाग के, और जिनका नाम ले रहे थे मैं भूल गया उनका नाम, उन सभी मित्रों को, क्योंकि कई बार वहाँ आपके यहाँ से निमंत्रण मिला है लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया हूँ, तो उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ।